कि सारे आरोप झूठे बेबुनियाद हैं। उनका छोटा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसी ने मेरे डीप फेक एआई जनरेटेड वीडियोज़ सर्कुलेट किए हैं। मैं बताना चाहूँगा मेरी पत्नी से और मेरे परिवार वालों से, मेरी पत्नी का मेरे परिवार वालों से बहुत पहले से झगड़ा चल रहा था। और उसका मेन कारण ये होता था कि जब मैं ड्यूटी जाता था तो मेरी मौसी देखती थी कि घर में किसी का आना जाना लगा हुआ है, जिसकी सूचना उन्होंने मुझे कई बार की, कई बार बताया। और फिर भी मैं जब भी कभी पूछ लेता तो वो मुझसे झगड़ा करने लगती। आए दिन मौसी से झगड़ा होता रहता था, पापा से झगड़ा होता रहता था। 2-3 बार उसने मेरे मौसी को जान से मारने का प्रयास भी किया, जिसकी शिकायत मेरे पिताजी ने एसपी ऑफ़िस गोरखपुर में, सीओ ऑफ़िस गोरखपुर में और एसएचओ गोरखनाथ जी के पास दर्ज की, जिसके उपरांत 151 के तहत मेरे और मेरे पत्नी के ऊपर शांति भंग का मुकदमा लगभग 1.5 साल तक चला, 3 मुकदमे चले, जिसको मेरी पत्नी ने नाटकीय रूप से सीधा बनने का झांसा दे के एक बार और मौका देने की बात कह के पिताजी से खारिज करने को कहा। चूँकि मैं अपने बच्चे से बहुत अथाह प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने पापा से निवेदन किया और वह मुकदमा खारिज कराया, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी। जिसके उपरांत इन्होंने फिर एक बार फिर मेरी मौसी पे हमला किया, जानलेवा हमला किया, जिसके बाद मैंने इनको यह कहा कि अब हम लोग इस घर पे नहीं रहेंगे गोरखपुर वाले, हम लोग खलीलाबाद वाले सरकारी आवास में जाके निवास करेंगे। उस पे मेरी पत्नी ने साफ-साफ जाने से मना कर दिया। मैंने यह भी कहा कि यदि इतनी दिक्कत है आपको मुझसे और मेरे परिवार वालों से, तो हम सीधे-सीधे शांतिपूर्ण तरीके से अलग हो जाते हैं। आपका वो मैं बगल वाला जो घर है मेरा, 10,000 स्क्वायर फीट का जो घर है, उसका आधा हिस्सा जो है मैं आपको दिला दूँगा। इसमें उनका यह कहना था कि मैं सब लूँगी और मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। तो उस समय मुझे लगा ये गुस्से और आवेश में बोल रही हैं, परंतु मैंने फिर मौसी और पिताजी की जान का खतरा देखते हुए जब मैंने 112 में फ़ोन करने की धमकी दी, तुरंत इन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन किया। वहाँ से उन्हें गाइडलाइन मिलते ही ये अपने आप को चोट पहुँचाने लगी, थप्पड़ मारने लगी, अपना कपड़ा फाड़ने लगी और इतने टाइम के नीचे घर वाले आकर के 112 की 3 गाड़ियाँ लेके पहुँच गए। पुलिस वालों के सामने हम मुझसे, मेरे पिताजी से, मेरी मौसी जी से आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले बहुत गाली-गलौच हुई, जिसके उपरांत मतलब मेरे ख़्याल से अगस्त के माह में काफ़ी गाली-गलौच हुई थी। जिसके बाद जब हम थाने पहुँचे तो हमारे एक पारिवारिक मित्र डॉक्टर श्रीकांत सिन्हा है, उन्होंने बच्चे की दवाई देके सबको घर ले गया। घर में जाने के बाद सब परिवार वालों के जाने के बाद सुबह मैं जब अपने ड्यूटी पे आया, इन्होंने पुनः जाके थाने में एक एप्लीकेशन दी। जिस एप्लीकेशन के बाद जब मुझे थाने में बुलाया गया तो वहाँ पे सुलहनामा हुआ, वहाँ पे यह सुलह हुई, उसमें साफ-साफ लिखा गया कि मेरी पत्नी द्वारा मेरे पिताजी और मेरे मौसी के साथ मेरे साथ लड़ाई की जाती है और जिसके उपरांत आज यह समझौता हो रहा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ खलीलाबाद में जिला कारागार वाले सरकारी आवास में जाके 5 अगस्त 2020 से रहेंगी, जिसकी प्रति भी मैं आपसे साझा करूँगा, जिसमें मेरी पत्नी के हस्ताक्षर हैं, गवाह में मेरे ससुर जी के हस्ताक्षर हैं और मेरे हस्ताक्षर। उसके बाद हम लोग जब यहाँ खलीलाबाद रहने आए तो मैंने इनकी हरकतें, इनके परिवार की हरकतें देख के डर चुका था, क्योंकि इससे पहले भी यह लोग अपने सगे भाई का घर शास्त्री नगर कॉलोनी में कब्जा कर चुके थे और मेरे ससुर और मेरे साले सब मिल के अपने सगे पिता और सगे भाई से गांव में लड़ाई कर चुके थे, जिसमें उन पे भी 151 का मुकदमा दर्ज हो चुका था। और इन्होंने जो है इस तरह के आरोप पहले भी लगाए थे अपने ससुर पे, अपने पिताजी पे यह आरोप लगाया कि उनका शारीरिक संबंध अपनी पतोह के साथ है, जो छोटी पतोह के साथ अपने भाई की बीवी के साथ है और जो भाई के बेटे का संबंध उनकी बेटी के साथ है। इस तरह के घिनौने आरोप लगा चुके थे ज़मीन कब्जा करने के लिए। अतः मैंने इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जिला कारागार वाला अपना आवाज़ जो है वह सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया। उसका उन्होंने बहुत विरोध किया। उनके बाबा आए, यहाँ बात हुई, मैं कहा बाबा मैं हटाऊँगा तो ये मेरी हत्या भी कर सकती हैं और यह दोनों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर मैं इनके साथ गलत करता हूँ वो भी इसमें दर्ज होगा और ये मेरे साथ गलत करती है तो भी दर्ज होगा। तो सीसीटीवी कैमरे लग गए। उसके बाद जब भी मैं ड्यूटी जाता तो इनके द्वारा सीसीटीवी कैमरे को डिस्टर्ब कर दिया जाता, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता। वह देख के मुझे शंका हुई कि जो मौसी कहती थी बार-बार कोई घर पे आता है, वह बात पूरी तरह से सही हो सकती है। जिसके बाद परंतु बच्चे के मोह में मैं इस रिश्ते को खींचता चला गया, झगड़े होते रहे, मैं इग्नोर करता अभी गया। उन्होंने जो आपके सरकारी आवास पे वीडियो बनाने का आरोप लगाया, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। उसके बाद जो है इसी सब प्रकरण में मेरे पिताजी मर गए और मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना जो पुरानी साजिश थी, उसका नया आयाम शुरू किया।
मेरे साले ने मेरे डीप फेक वीडियोस बनाना शुरू किए। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद इन्होंने जब गरियाबाद रहने से मना कर दिया तो मैं भी गोरखपुर में ही रहने लगा। अक्सर ये होता था, मेरा फ़ोन बाएं साइड टेबल पे मैं रख के सोता था, तो सुबह उठने पे कभी बेड के सिरहाने पे होता था, कभी साइड में होता था, जैसे कि रात में कोई यूज़ कर रहा है। मेरे सोने के बाद शायद मेरा फिंगरप्रिंट यूज़ करके मेरे फ़ोन को अनलॉक किया जाता था, 10 तरह की चीज़ें की जाती थी। और उसके बाद डीप फेक से मेरे वीडियोज़ जो हैं मेरे साले द्वारा एआई द्वारा जनरेट किए जाते रहे, और उसका इस्तेमाल मुझे यहाँ पे पहले नहीं किया गया। अगर मैं, इनका ये कहना है मैं 6 महीने से बना रहा था, तो मैं 6 महीने से तो उनके साथ ही रह रहा था। पिछले 1 महीने से मैं खलीलाबाद में अकेले रहने लगा हूँ, जब उन्होंने झगड़ा करने की सारी सीमाएँ पार कर दी हैं। मुझ पे घरेलू हिंसा लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं दूर हो गया, क्योंकि मेरी शादी को 7 साल होने वाला था और उससे पहले ये मुझ पे घरेलू हिंसा लगाने का प्रयास कर रहे थे। मैं इसीलिए इनसे दूर रहने लगा। जब मैं यहाँ पे आके रहने लगा, तो उसके बाद यह फ़ोन पे मुझसे झगड़ा करती थी, मैंने इनसे फ़ोन पे भी बात करना कम कर दिया। सर, ये पूरी साजिश है मुझे फंसाने की, ये फेक वीडियोज़ जनरेट करके। उसके बाद सर, मैं जब घर नहीं जा रहा था, 18 तारीख को, 18 मई को मुझे धोखे से बच्चे को चोट लगने के बहाने घर बुलाया गया। यह मुझसे झगड़ा करने लगी। जब मैं इनका वीडियो बनाने लगा, इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। जब मैं फ़ोन उनसे मांगा, जब मैंने इनसे फ़ोन मांगा, तो ये चिल्लाने लगी। इतने में इनके परिवार वाले घर में घुसे। मुझे, मेरी मौसी को बहुत मारा। मेरी मौसी घायल होकर बेहोश हो गई। वह 5 दिन तक जिला अस्पताल में भर्ती रहीं, और मुझे मारते मारते मेरा गला, सीढ़ी पे गला दबाने का प्रयास किया। मैं अगर थोड़ा सा डिफेंड नहीं किया होता तो मेरी हत्या वो कर दिए होते। मेरे पास से मेरा मोबाइल, मेरे गले की चेन, घर में जितना भी सोना था, जितना भी सोना मैंने इनको दिया था, सब कैश वैश लेके ये लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद जब वहाँ गोरखनाथ थाने में इनके ऊपर लूट का मुकदमा दर्ज होने वाला था, तुरंत इनके जो है, इनका बड़ा वाला भाई इनको लेकर के यहाँ पे आके धरना देने लगा और यहाँ पे तमाम तरह का आरोप लगाने लगा। उसके बाद जब आवाज़ खुला, आवाज़ खुलने के बाद मजिस्ट्रेट सर के, सीओ सर के और एसएचओ सर के निगरानी में पूरे आवाज़ की जांच हुई, और वहाँ पे ऐसी कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं पाई गई। जिसके बाद फिर यह झूठे आरोप प्रत्यारोप करते रहे। गोरखपुर में जब यहाँ की मीडिया ने ऐसी गलत खबर नहीं चलाई कि वहाँ अंदर कुछ मिला है या नहीं मिला है, तो गोरखपुर की मीडिया में इन्होंने पैसे भी बांटे, सुनने में आ रहा है। कुछ लोगों को पैसे बांट के, कुछ करके इन्होंने ये खबर चलवाई कि वहाँ पे कई चीज़ें पाई गई हैं और मुझे जेल भेज दिया गया, जबकि ये सारी झूठी बात है। वहाँ से निकलने के बाद जब वहाँ कुछ नहीं मिला, तो मुझे बाइज्जत वहाँ से मुझे घर भेज दिया गया, जब मैं सीधा मौसी के पास अपने हॉस्पिटल चला गया। ये सारा प्रकरण इन्होंने इसलिए डिफेम करने का किया कि इसकी आड़ में जो है, सबको ये लगने लगे कि इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद, बदनाम होने के बाद, सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन होने के बाद कोई भी सुसाइड कर सकता है। और उस मानसिकता की आड़ में यह लोग मेरी हत्या की बहुत बड़ी मास्टर प्लान बना के रखे हुए थे, जिसको एग्जीक्यूट करने वाले थे। लेकिन मैं आत्महत्या बिल्कुल करने वालों में से नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, और मेरे साथ जो गलत हो रहा है मैं इसके खिलाफ लड़ाई करूँगा। और यदि इस बीच में अगर मेरी मृत्यु होती है तो ये सीधा सीधा जान लीजिएगा, वह सुसाइड नहीं है, वह मात्र हत्या है। और वह हत्या करने वाले मेरे हत्यारे, मेरी पत्नी सिम्पी पांडे, मेरे ससुर विनोद पांडे पुत्र पारसनाथ पांडे, उनका बड़ा बेटा राहुल पांडे पुत्र विनोद पांडे, उनका छोटा बेटा ऋषभ पांडे पुत्र विनोद पांडे, और उनकी पत्नी शोभा पांडे पत्नी विनोद पांडे होंगे। और मैं इसमें पूरी लड़ाई करूंगा। ये जो फर्जी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं, इसमें मैं अंत तक लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उनके द्वारा मुझ पर कई आरोप लगाए गए। एक तरफ वो कह रही मेरा 5 औरतों से संबंध है, एक तरफ वो कह रही मैं ट्रांसजेंडर हूँ। अगर मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मेरा बच्चा कैसे है और मेरा 5 औरतों से संबंध कैसे है? दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है, 10 बात नहीं। और यदि वो यह कहती हैं कि शादी की शुरुआत में किसी पराई लड़की का घर में आगमन हुआ और बहुत विवाद हुआ, ये हुआ, तो अगर शादी का 1 महीना हुआ था, इतना विवाद हो रहा था, तो आप ऐसे व्यक्ति से संबंध क्यों चलाए? उसके जब 5 लड़कियाँ आई फिर भी क्यों संबंध चलाया? आपने डिवोर्स क्यों नहीं दिया? अगर इनकी बात को 1 मिनट के लिए, झूठी आरोपों को 1 मिनट के लिए सच भी माने, तो तलाक ना देने का कारण सिर्फ एक था, क्योंकि तलाक देने पे उनको सेटलमेंट मिलती। और अगर वो मेरी हत्या इस इतने बड़े मास्टर प्लान के तहत अगर वो मेरी हत्या करके सुसाइड दिखा देंगे, तो उनको मेरी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जो मेरे पिताजी ने अर्जित की है, और मेरा जो मेरी जो नौकरी है, वो मेरी पत्नी को मिल जाएगी। इसके लिए पूरा साजिश की गई, क्योंकि जब भी मैं कहूँ तलाक दे दो,